गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट और उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसको अपन लोग शॉर्ट में करंट बोलेंगे। और करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक, ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है चार्ज। Anything which is related with the charge is called electric or electro. Electricity मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बोर्ड के पास आ जाए। ठीक है, तो बच्चों करंट एक फेनोमेनन भी है और फिजिकल क्वांटिटी भी है। फेनोमेनन का मतलब एक्टिविटी, किस चीज़ की, क्या काम करने की एक्टिविटी, चार्ज का फ्लो। चार्ज के फ्लो नाम की जो एक्टिविटी है उसको अपन लोग करंट बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी भी है। ठीक है, ओके। फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। करंट को एक्सप्रेस करेंगे आई से, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, किसी जगह से, किसी पाथ में से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होके चला जाए तो करंट का फॉर्मूला होगा द चार्ज विच इज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू फ्लो दैट चार्ज। यूनिट क्या होगा? कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है, कूलम अपॉन सेकंड इसका यूनिट है और उसको एक यूनिट और दे देते हैं, एक नाम और दे देते हैं, वो है एम्पियर। ठीक है ना, ये सब बुकिश बातें हैं, जस्ट मेरे को डिस्कस करना मेरी फॉर्मेलिटी है इसलिए मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अपन लोग हमेशा बुकिश बातों के साथ साथ क्लासिकल अच्छे लेवल की बातें भी करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ तक ये देखा कि करंट का मतलब है समथिंग फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज जो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लो हो रहा है वो फ्री होना जरूरी है। यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो फ्लो होएगी, कौन सा चार्ज है वो जो फ्लो होगा? आपके नोट्स देखिए, आपके नोट्स के अंदर वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर, वेरी फर्स्ट नोट के अंदर एक टेबल बनी हुई है। तो आप बताएं कि मेटल्स जिनका एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, उनमें क्या है जो फ्री फॉर्म में होता है? कौन सा चार्ज है जो फ्री फॉर्म में होता है? कौन होता है वो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बारे में अपन लोग 2-3 बार पिछले यूनिट में बात कर चुके हैं खूब आराम से। तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये कोई कॉपर का एक ब्लॉक है, एक कॉपर का रॉड है, कॉपर का वायर है। ठीक है, इसके अंदर ये तो हैं एटम्स। ठीक है, ये तो एटम्स हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और फ्री हो गए। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। बिल्कुल इनका मोशन कैसा? रैंडम। और ये जब ये चल के जा रहा है तो अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है? किसी एटम से कोलिजन करने के बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मुड़ जाता है, ऐसा करके यू 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 ऐसा रैंडम मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू फ्लो व्हेन देयर इज करंट, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू फ्लो। ठीक है ना। और कोई एग्जाम्पल? इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आप पानी के अंदर नमक मिला लो तो उसके अंदर ये आप एक पानी का कंटेनर ले लिया, उसके अंदर नमक मिला लिया अपने NaCl, कॉमन सॉल्ट। और कोई सॉल्ट आपके पास अवेलेबल हो, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, कोई भी सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, वो इजीली डिसोसिएट हो जाना चाहिए उस सॉल्वेंट में, पानी में। ठीक है ना। और पानी लेना जरूरी नहीं, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए,
बेस का, एसिड का, लिक्विड किसी का, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ये कौन है? Na+ के आयंस, ये Cl- के आयंस हैं, और वो इस पानी के अंदर ऐसे तैरते रहते हैं जैसे मछलियां तैरती हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, यूं आया यूं आया यूं आया यूं आया यूं आया। H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉलिजन करते हुए ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे ही आपने इसके अंदर 2 मेटल की रॉड डिप कर दी और सेल कनेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या निकाला आपने किया कि अपन लोग ये नहीं सोचें कि करंट जो है वो केवल कॉपर के यानी कि मेटल के वायर्स में ही पॉसिबल है करंट का फ्लो। करंट फ्लो लिक्विड्स में भी पॉसिबल है, और लिक्विड्स के अंदर कौन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड बेस और एसिड्स, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर एक और कैटेगरी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस सेमीकंडक्टर में आते हैं, और भी कई सारे मटेरियल आते हैं, पर एलिमेंट फॉर्म में 2 ही हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनमें भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इनमें, और यानी कि करंट फ्लो के टाइम कौन चीज़ फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और एक चीज़ और होता है होल। इसकी बात अपन लोग सेकंड लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, पूरा फुल फ्लेश चैप्टर है, तभी समझ में आएगा कि होल क्या होता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आता है, होल आपके लिए नया वर्ड है। गैसेस के अंदर आपने क्या कभी करंट फ्लो होता है वो सुना है क्या? बिल्कुल। जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तब वो एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर करंट फ्लो होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर से अर्थ के बीच में करंट फ्लो होता है, और उस करंट की जो अपने को जिगजैग लाइन है वो अपने को दिखाई देती है, ठीक है। करंट फ्लो होता है। और कोई एग्जांपल गैसेस के अंदर, जो CFL है, जो अब थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, दिखाई नहीं देती घरों में। CFL लाइट, ट्यूबलाइट की जैसी होती है, इतनी सी छोटी सी, ठीक है ना, मौका पड़ेगा तो बताऊंगा मैं। और ट्यूबलाइट तो आपने देखी, ये इसके अंदर जो है गैसेस के अंदर करंट फ्लो होती है। ऐसे गैसेस में करंट के कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो करंट फ्लो है वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, करंट में सॉलिड्स में, किसी में भी करंट हो सकता है। लेकिन अपन लोग जिस करंट फ्लो की बात करेंगे बार बार, जब भी मैं कहूँगा कि देयर इज़ अ करंट इन अ सर्किट किस मेटल का, किस मटेरियल का बना हुआ होगा? मेटल्स। और मेटल में भी नंबर 1 कौन? कॉपर। कॉपर के भी ऊपर एक और है जो कॉपर से भी बेटर कंडक्टर है, और वो है सिल्वर। लेकिन सिल्वर है कॉस्टली, इसलिए अपन लोग सिल्वर को अपन लोग साइड में डाल देते हैं, ठीक है। जरा सा फर्क है सिल्वर में और कॉपर में। कॉपर जो है थोड़ा सा इंफीरियर कंडक्टर है सिल्वर के कंपैरिजन में, लेकिन कॉपर जो है ना वो वेल अवेलेबल है। और आजकल के टाइम में जो है जो अपने जो सीलिंग फैन या मोटर्स वगैरह हैं, उनके जो अंदर कॉपर की वायरिंग की जगह एल्यूमिनियम की वायरिंग आने लग गई है, क्योंकि एल्यूमिनियम में 2 अच्छी बात है, कॉस्ट और वेट, हल्का भी है सस्ता भी है। कौन? एल्यूमिनियम। इसलिए जो है वायरिंग जो है वो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और कॉपर की भी हो सकती है, पर बेटर कौन है? कॉपर। तो क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में बात कर रहा था मैं कि अपन लोग जब बात करेंगे करंट फ्लो की, माइंड में केवल एक ही चीज़ आना चाहिए, करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर, दैट्स ऑल। करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर। जो कनेक्शन वायर्स हैं अपने घर में भी, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, बिजली पंखे खटके वगैरह सब की, वो सब के सब कॉपर वायरिंग में होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, एक ज्ञान की और बात ले लें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये मान के चल लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बीज कौन था? चार्ज। और यहाँ पे करंट को पैदा करने वाला मेन फंक्शन जो करता है, मुख्य आदमी कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जितना खूब आराम से तसल्ली से पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन था, पिछले चैप्टर में जाकर के उसको देखो, पढ़ो, सुनो, देखो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बारे में चर्चा करते हैं कि कॉपर में, या कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक बार अपने को आइडिया तो बैठे कि होते कितने हैं, तो सुनो भाई। कॉपर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप बोलोगे 29। और वो इनर शेल में कितने होते हैं? 2। मालूम है कि 2n²
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट का वैल्यू होता है 2n²। उस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने होते हैं 1, और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने का, अकेला होने के कारण ये फ्री होकर के और एटम से भाग जाता है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, एक एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन का रेशो कितना होता है 1:1 का। सिल्वर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कॉपर का थोड़ा सा कम होता है, एल्यूमिनियम का और भी कम होता है, उसको छोड़ो, जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेशो होता है 1:1 का फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। आगे बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स का रेशो। ठीक है, और आप ये कहोगे कि बस इतना सही, नहीं, ये नंबर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आपको कोई ज़बरदस्त कहाँ है, एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, सारे थोड़ी हो गए। यदि मैं ये कहूँ कि एक कॉलोनी है जिसके हर घर में से एक सैनिक है, तो आपको इतने सारे, हर घर में से एक सैनिक, आपके तो पूरी कॉलोनी में नहीं होगा एक सैनिक। ठीक है, तो आप समझो कि हर घर में से एक सैनिक है, हर एटम में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अपन लोग एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, आपने क्या ये सुना है, इट इज गिवन मास। ठीक है, अच्छा अपन लोग एक काम करते हैं, नोटेशंस में थोड़ा गड़बड़ होगी। अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग जो नोट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं इस समय, अपने नोट्स के अंदर निकालो, नोट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं, मैं नंबर डेंसिटी की बात कर रहा हूं। नंबर डेंसिटी, ये डेंसिटी वर्ड जो है ना अपने पास में लाइफ में 3-4 बार आ चुका है। डेंसिटी का मतलब होता है समथिंग अपॉन वॉल्यूम। यदि वो समथिंग वॉल्यूम में फैला हुआ हो तो ऐसा मत कर देना कि पॉपुलेशन डेंसिटी में भी आप पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नहीं, एरिया छोड़ो, लेकिन मोस्टली अपने को समथिंग अपॉन वॉल्यूम ही आता है, लेकिन हमेशा वॉल्यूम नहीं आता, वॉल्यूम एरिया में भी आ सकता है। ठीक है ना, डेंसिटी जो है ना वो वॉल्यूमिक, सरफेशियल, सुपरफिशियल, सरफेस वाली और लीनियर, तीनों तरह की होती है। अभी तो अपन लोग बात कर रहे हैं नंबर डेंसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे स्पेस में फैले होते हैं, इसलिए नंबर अपॉन वॉल्यूम। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल एन से, नंबर अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लिखा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वो कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी वाली डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा मैंने मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना, एम अपॉन डी। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें कि जो मटेरियल है जिसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, सपोज कॉपर है, कॉपर की नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपन लोग। 1 मोल मान लो, ठीक है ना, कोई भी आप 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल कुछ भी ले सकते हैं, 1 मोल ईजी है इसलिए। तो 1 मोल के लिए एन का वैल्यू को अपन लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। मतलब है 1 मोल कॉपर के अंदर एटम्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे 6.023 × 10⁻23। ठीक है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। और 1 मोल अमाउंट के मास को अपन लोग बोलते हैं मोलर मास, जिसको मैं, मेरी आदत है m0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, m0 वैल्यू पुट करें, मैं रफ आइडिया लेने के लिए रफ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। कॉपर की डेंसिटी 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, m0 63.5 होता है कॉपर का मास, मोलर मास, लेकिन ध्यान रखो ये होता है ग्राम के अंदर। ठीक है ना, कभी भी मोलर मास एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम्स में होता है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो मत करो, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। इस समय मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं सारा काम SI में कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो CGS में कर ले, लेकिन एवोगैड्रो नंबर में चक्कर खा जाएगा तुम्हारे को, छोड़ो। तो अपन लोग इसको, और मैंने क्या नोटिस किया,
जस्ट एक आइडिया लिया मैंने कि इट बिकम्स 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी? नंबर अपॉन मीटर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है ना। और ये जो नंबर है बहुत ज़बरदस्त बड़ा है। किसका कंपैरिजन में बड़ा है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में n की वैल्यू 10 पावर 19 या इससे भी स्मॉल होती है, 10 पावर 19 या 10 पावर 18 या 17 या 16 तक, ठीक है। किसमें? सेमीकंडक्टर्स में। तो आप देखो इनके कंपैरिजन में ये कितने, 10 पावर 10, 1000 करोड़, है ना, इतना ज़्यादा टाइम्स है इससे। और नॉन कंडक्टर में ये जो डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है नॉन कंडक्टर्स में तो बहुत ही पुअर होती है, भयंकर पुअर होती है। आप ये मत कहो कि यार 10 पावर 9, अरे 100 करोड़, नहीं, ये 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर इतने फ्यूअर, इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके कंपैरिजन को देखो ना आप, तो आप एक बात और नई बात सुनो कि आप कहोगे प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, तो तुरंत मना करोगे नहीं होते जी। लकड़ी में मतलब बिल्कुल नहीं होते, ग्लास में बिल्कुल ही नहीं होते। हर मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 पावर 9, जो कि बहुत भयंकर कम है। इतने कम है कि करंट उसमें न के बराबर फ्लो होता है, पर फ्लो होता है। प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है पर नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर ऑर्डर का होता है, इतना कम कि आपको, यदि आपको सेंस करने को कहा है तो आपको सेंस ही ना हो, आपको पता ही नहीं लगे इतना हल्का करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है बहुत ही मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर करंट था नैनो पिको एम्पियर का, यहाँ पर मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे भाई मत बात करो, यहाँ पे तो बहुत ज़ोरदार करंट होता है, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, भयंकर करंट होता है, ठीक। तो ये करंट खैर छोड़ो, अपन लोग जो है ना दोस्ती कर रहे थे किससे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। भूलना नहीं, ये 10 पावर 29 के आसपास के नंबर होती हैं। किसी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, किसी में थोड़ा कम हो जाता है। सिल्वर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सिल्वर में यानी कि चांदी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि द सिल्वर इज़ मोस्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिल्वर इज़ हाइएस्ट। और सेकंड नंबर है किस बंदे का? कॉपर का है, ठीक है ना, ओके। और थर्ड नंबर है एल्यूमिनियम का। आगे बात करें, एक और चीज़ है, ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं, इनके ऊपर अपन लोग आधा घंटा खर्च कर रहे हैं। यदि ये मैं अचानक से किसी टॉपिक में बताऊंगा तो फिर आपको झटका लगेगा कि अरे ये क्या बोल रहे हो, एकदम से कहाँ से आ गई ये बात, ठीक है ना। देखो, बोलो याद आ रहा है क्या? कौन सी क्लास? 11th क्लास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी है, उस गैस के एटम्स हैं, और वो ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस के एटम्स हैं। वो कौन सी वाली गैस अपने अज्यूम करी थी? आइडियल गैस, कोई सी भी गैस हो सकती है। वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उनके रूट मीन स्क्वायर स्पीड याद आ रहा है? RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या फॉर्मूला निकाला था? उसको स्पीड को आपने C से या V से रिप्रेजेंट किया था, ये कोई इशू नहीं है। वो फॉर्मूला आया था 3kT/m। किसी किसी भाई को वो फॉर्मूला अच्छा लगता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है दोनों फॉर्मूला। कैपिटल R का वैल्यू पुट करो तो कुछ कैंसिल होकर के वही आ जाता है। मैं इसको प्रीफर करता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड मास ऑफ दैट पार्टिकल, विच पार्टिकल विच इज मूविंग रैंडमली इन 3D मोशन इन द स्पेस। स्पेस में रैंडम 3D मोशन कर रहा है ना, उस पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि उसके पार्टिकल के पास मोशन का मूल कारण क्या है। किसी भी फ्री पार्टिकल का, ध्यान से सुनो, किसी भी फ्री पार्टिकल के मूव, रैंडम मूव करने का, या लगातार बिना रुके, बिल्कुल लगातार, बिना अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करे लगातार चलने का मूल कारण कौन है? टेम्परेचर और
केवल टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बता रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी पार्टिकल के लगातार बिना रुके, बिना काइनेटिक एनर्जी लूज करे, लगातार चलते रहने का, यदि कोई बीच में आ भी गया तो उसके साथ वो इलास्टिक कोलिजन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा, लगातार यूं 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 चलता रहता है। मच्छर भी एक बार थक करके बैठ जाता होगा, सो जाता होगा, मर जाता होगा मच्छर भी लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कभी नहीं रुकता। उसके चलते रहने का कारण कौन है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर कभी खत्म नहीं होता। हाँ, टेम्परेचर को आप खत्म कर दो 0 केल्विन, जो कि इम्पॉसिबल के करीब है, तब तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन भी जाम हो जाएंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में सब कुछ जाम हो रखा है ना, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी जाम हो जाएंगे, चलना बंद कर देंगे। कब? 0 केल्विन के ऊपर। लेकिन काय को 0 केल्विन की बात करें, अभी तो टेम्परेचर 300 केल्विन है अभी मेरे रूम में, तो ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है 2-4 केल्विन। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इसकी बात कर क्यों रहा हूँ? ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थोड़ी है, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात है। तो भाई ये कह रहा हूँ मैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कौन थे? एटम्स थे। यहाँ पे सेम टू सेम बिहेव कर रहे हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या उसका फॉर्मूला इधर चिपका देंगे क्या? बिल्कुल। ये जो फॉर्मूला बन के आया है, ये इस बात से कोई रिलेट नहीं करता है कि ये कोई गैस है। बस इसको तो क्या चाहिए? फ्री पार्टिकल के रूट मीन स्क्वायर का फॉर्म। आप रूट मीन स्क्वायर को छोड़ो, केवल स्पीड बोल दो, चलेगा, मज़े से चलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी फ्री पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला है, और ये बता रहा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? बिल्कुल मज़े से एप्लीकेबल है। इसका नाम क्या रख दिया अपन ने यहाँ आकर के? थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्यों भाई? क्योंकि ये बता रहा हूँ ना, टेम्परेचर की वजह से है। ये फ्री पार्टिकल के चलने का मूल कारण ही टेम्परेचर है। टेम्परेचर नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ आपके जो कमरे में एयर है वो गिर पड़ेगी नीचे, सारी फर्श पे आ जाएगी, सारे डस्ट के पार्टिकल्स तो वो एयर से भी पहले आगे गिर पड़ेंगे, ठीक है ना। यदि एयर नहीं हो तो, यदि टेम्परेचर नहीं हो तो, पर टेम्परेचर नहीं हो तो की बात ही नहीं सोच सकते अपन लोग। 0 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉसिबल है। एक आइडिया लेते हैं। एक किसकी स्पीड का फॉर्मूला है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड का फॉर्मूला है। और वो याद रखो कि गैस पार्टिकल की तरह से रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब तक ये चीज़ें माइंड में सेट नहीं होंगी, आपको अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है आपको तंग करेगा। इसकी वैल्यू के बारे में थोड़ा सा तो आप नोट्स देखो, और मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़बरदस्त होती है। जिसका आप कह सकते हो कि मोटे मोटे मूल कारण कौन है? इसका मास का बहुत ज़्यादा कम होना। मास के ऊपर पावर कितनी आती है? -31, 10 पावर -31। इसकी वजह से ये जो है बहुत हल्का होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त मूव करता है ये, ठीक है। वैसे आपके रूम में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड 10 पावर 2 मतलब 100, 200, 400 के आसपास होती है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी तो भैया लाखों में है, यानी कि 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। बहुत ज़बरदस्त स्पीड होती है उनकी, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मेटल, ये कौन है? गैस कंटेनर मत समझ लेना, ये मेटल है, कॉपर का ब्लॉक है, उसके अंदर ये बंदे कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। एक मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे होते हैं। तो आपका माइंड जाकर के बोल सकता है कि एस्केप स्पीड तो अर्थ की मात्र 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, फिर ये एस्केप क्यों नहीं कर जाते? कौन है? जेल। ये जेल में बंद है। अपन ने वर्क फंक्शन की बात करी थी, तो याद रखो कि ये जेल में बंद है, लेकिन ये टाइम पास बात है। अपन लोग इसमें फालतू बात में ज़्यादा फालतू तो नहीं है, लेकिन अपने लेवल की बात करें तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। वर्क फंक्शन नाम की जेल में इलेक्ट्रॉन्स बंद है, इसलिए जो है ये एस्केप नहीं कर सकते, भले इनका स्पीड एस्केप स्पीड से बहुत ज़्यादा है। खैर, तो आगे बढ़े भाई, और अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो अपन लोगों ने क्या सीख लिया कि ये कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है। ये कॉपर का ब्लॉक है और इसके अंदर ये काले काले कौन? चलो अपन लोग ब्लैक पेन से बना रहे हैं कॉपर को। ये कॉपर नाम का मेटल है। मैं बार बार कॉपर 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 करूंगा,
आप मत सोचना कि पूरा चैप्टर केवल कॉपर के लिए है भाई। मैं वेरी फर्स्ट आपको शुरू के 5 मिनट में बोल चुका है कि कोई भी मटेरियल के अंदर करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन अमूमन अपन लोग बात करेंगे वो कॉपर को माइंड में रख करके करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको देखा है वायरिंग जो है सर्किट के जो वायर्स हैं वो कॉपर के होते हैं। ये कॉपर का एक वायर है, इसके अंदर ये कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम कहाँ गए, मैंने शो नहीं करे। क्यों नहीं करे भाई, उनसे मतलब ही नहीं है मेरे को। जब करंट फ्लो होगी तो जब नदी है, जब आपके माइंड में आती है नदी, रिवर, तो पानी आता है या चट्टानें आती हैं? चट्टानें क्या काम की, पानी है ना, पानी। तो यहाँ पर ये है वो जो फ्लो होंगे, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं पार्टिकल से जो फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटीज हैं, तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हो, स्पीड बोलते बोलते। हाँ, स्पीड का जो वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ u1, u2, u3, u4, इनका वेक्टर सम करें, u1 प्लस u2 प्लस इन सब का वेक्टर सम करें, मतलब इसको अपन लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन u। आप बड़े आराम से अब कह सकते हो कि ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे रैंडम वेक्टर्स का सम जीरो होता है। जीरो क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर सम कर रहे हैं। ये वाला इस वाले से, वो वाला इस वाले से, ये वाला उस वाले से, कोई वाला किसी न किसी वाले से कैंसिल हो गया, कोई न कोई उसके अपोजिट मिल ही गया। मतलब थर्मल स्पीड्स का, थर्मल वेलोसिटीज़ का जो वेक्टर सम है वो जीरो होता है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो करंट फ्लो नहीं करा सकता। टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स को यूं करा सकता है, लेकिन यूं नहीं करा सकता, एक खास डायरेक्शन में चला नहीं सकता, ठीक है ना। उनको वाइब्रेट करा सकता है, रैंडम मोशन करा रहा है टेम्परेचर, लेकिन उनको चला नहीं रहा। एक खास डायरेक्शन में चले तो बोलते हैं करंट। करंट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो आपको आगे जाकर के मिल भी जाएगी कि इट इज़ अ फेनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक खास डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं लोग करंट, ठीक है ना, करंट का फ्लो। ओके, तो अब इसका जो वेलोसिटी तो जीरो आ रहा है, तो करंट को फ्लो कराने के लिए अपन लोग क्या करें, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद अपन लोग और बात करेंगे, यानी कि इसको कनेक्ट करेंगे। अपन लोग पहले थोड़ा थोड़ा कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। वापस अपन लोग एक छोटी सी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, और वो है करंट। आपके नोट्स को देख रहे हो, करंट का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इन द फ्लो ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो आपको कहोगे ये तो हमने 10th क्लास में सुन लिया था, क्यों बता रहे हो? मेरे लेवल की बात क्या है, मेरे और आपके लेवल की बात सुनो। किसी भी क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में जब जब टाइम आ जाता है, कब कब आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और आते ही जाएंगे, ठीक है ना। ये कौन? वेलोसिटी। ये कौन? स्पीड। ये एक्सेलरेशन। ये पावर। वर्क अपॉन टाइम इज पावर। जिनके डिनोमिनेटर में टाइम आता है वो दो टाइप की होती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक लॉन्ग ड्यूरेशन की क्वांटिटी के वैल्यू को बोलते हैं एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन टोटल। ये क्या लिख दिया मैंने, अजीब सा लग रहा है ना, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन टोटल।
भाई यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक कर लो, एवरेज करंट इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फंडामेंटल फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोल रहे थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt, dq बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx बाई dt। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक लंबा टाइम में, जैसे 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, एक लंबे टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टोटल अपॉन टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इट इज एवरेज वेलोसिटी। एंड डिफरेंशिएशन, और उसको डिफरेंशिएशन की दूसरी लैंग्वेज क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेट फिजिक्स के लैंग्वेज में रेट, मैथ्स के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को का फॉर्मूला किसका होता है, इंस्टेंटेनियस। और टोटल अपॉन टोटल, एक लार्ज ड्यूरेशन का और लार्ज अमाउंट, ये इनका रेशो कौन होता है, एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट, a large displacement divided by the large time taken, it is average velocity during that particular period. This is average acceleration, this is, इसको तो नहीं लिख सकते अपन लोग, टोटल वर्क अपॉन, और इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, dw by dt, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, and total work done upon total time taken is called average power। मैंने एक झटके में आपको कई सारी चीज़ें बता डाली हैं, तो यहाँ पे आप जो है गुम मच जाओ, ऐसे घूम जाओ, घूम के घूम जाओ। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, मैं उसको लिखता हूँ, आई एवरेज, IAVG का फॉर्मूला है द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। और आप ये डेल का लेटर मत लगाओ, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो नोटेशंस हैं वो आप किसी को फॉलो मत करो, अपने मन मर्जी के रखो, लेकिन नोटेशंस का जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड में जो एक्सप्रेशन है, वो आपका पक्का होना चाहिए। यदि वो पक्का है तो फिर तो कुछ भी करो, ठीक है ना। मैं इसको यदि जो है मारकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को चलाना आना चाहिए इसको। अब मैं तो इसको कुछ बिल्ली बोल रहा हूँ तो बिल्ली, चूहा बोल रहा हूँ मैं तो इसको चूहा, है ना। मैं तो चूहे से लिखता हूँ, बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं तो इसको चूहा बोलता हूँ। मेरे को चलाना आना चाहिए, बोलूँ चाहे कुछ भी। तो ये बात ध्यान रखो आपको, ये डेल लगाओ मत लगाओ, ऐसा मत सोचना कि अरे ये तो सर ने गलत लिख दिया और मुझसे ये गलती हो गई। नहीं, आपके मन में है ये कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एंड टोटल टाइम इट इज़ एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन में कितना चार्ज फ्लो हो गया और उस लॉन्ग ड्यूरेशन को डिवाइड कर दें उसमें, तो वो जो करंट आएगी वो उस पूरे पीरियड की एवरेज करंट होगी। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ, इसमें रेट वर्ड आ गया, इंस्टेंटेनियस के अंदर रेट वर्ड आ जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि सीधे सीधे सिंपल बात बताऊँ, इसमें ज़्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये डिफरेंशिएशन है। एज अ एक न्यूमेरिकल करने वाले स्टूडेंट के नज़र से देखूँ तो मैं तो डिफरेंशिएशन है। इसमें सच्ची में dq का वैल्यू गिवन होगा और dt का वैल्यू गिवन होगा, डिवाइड करेंगे ऐसा नहीं होगा। इसमें dq में dq का वैल्यू लेके और dt का वैल्यू लेकर डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सिंपल बात में कहूँ कि डिफरेंशिएशन करेंगे, q का वैल्यू गिवन होगा और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कब करेंगे, वो जब करेंगे, ठीक है ना। अभी काय को फंसा है। लेकिन याद रखो कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जो बेसिक है वो मैंने कई सारे एग्जाम्पल दे करके आपको सल्टाए है। तो करंट भी दो तरह की होती है, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ओके, ये इधर से थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। dq का वैल्यू कितना आएगा, i dt, और अंडरस्टूड है i जो है
आई के बगल में dt आ रहा है तो अंडरस्टूड आई जो है वो करंट है वो इंस्टेंटेनियस ही है, वरना लगा दो INST, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। dq क्या है? इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ फ्लोइंग इन अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ dt टाइम। तो फिर टोटल चार्ज कितना आएगा? इंटीग्रेशन, आप समझते हो कि स्मॉल 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 फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मैथ्स का वीडियो देख मारो, ठीक है ना, और नोट्स में पढ़ लो। तो क्या लिखा मैंने? आई dt एंड दिस इज टोटल टाइम, इट इज इंटीग्रेशन dt। तो आपका एक फॉर्मूला बना काय को, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की खूबी क्या है, इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है? इस फॉर्मूले में दोनों करंट बैठे हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए। व्हाट इज आई? इंस्टेंटेनियस करंट। और ये जो आ रहा है वो कौन है? एवरेज करंट। ठीक है। उसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी। और डेंसिटी वर्ड सुन करके और अभी आप याद रखो कि इसमें समथिंग अपॉन वॉल्यूम नहीं आने वाला है, समथिंग अपॉन एरिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि करंट नाम की जो चीज़ है वो किसी सरफेस को क्रॉस करके जा रही होती है। जैसे मैं कहूँ कि आपके विंडो में से लाइट की रेज आ रही है, आपके दरवाजे में से हवा आ रही है, तो विंडो का मतलब कोई भी चीज़ फ्लो होके जा रही है, चाहे वो लाइट की रेज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, करंट हो, चार्ज हो, कोई भी चीज़ फ्लो होके जा रही है, उसकी डेंसिटी के अंदर तो आप करंट अपॉन एरिया ही लोगे, क्योंकि उस स्पेस का एरिया लोगे, उस दरवाजे का एरिया ले रहे हो जिसमें से वो चीज़ फ्लो होके जा रही है। और वो दरवाजे का काम कौन कर रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है? एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर वायर है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जो रेड वाले मार्कर से मैं बना रहा हूं, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन एरिया है, क्या जरूरी है कि ऐसा ही हो? मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर करंट की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, करंट वैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जैसे वेक्टर्स के चैप्टर में वेलोसिटी और वगैरह थे। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास में दो डायरेक्शंस तो होती हैं करंट की, इधर या उधर। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। करंट की डायरेक्शन के साथ ये जो सेक्शन है परपेंडिकुलर है, तो मैं कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है सेक्शन। तो यदि मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दे दूँ, मैं कहूँगी इसको काट, तो आप इसको ऐसे काटोगे। ठीक है, यूँ परपेंडिकुलर। और थोड़ा टेढ़ा भी तो काट सकते हो ना, यूँ ये टेढ़ा काट देगा। सेक्शन कैसा भी हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है, इसकी वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और ऑब्लिक भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, ऑब्लिक ऐसे कर। ठीक है, दोनों के लिए डिफाइन कर देते हैं अपन लोग। ऐसा एक फॉर्मूला ऐसा लिख देते हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। ये जनरल केस है, ये तो स्पेशल केस है। इसके एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अपन ने पहली बार कब सुना? जब अपन लोग किसी फ्लक्स की बात करेंगे, जब अपन लोग किसी फ्लक्स की बात करेंगे, whenever there is going passed through any section, किसी सेक्शन में से कोई चीज़ पास होके जा रही है, इट मीन्स उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, उस अमाउंट को जो फ्लो होके जा रहा है किसी सेक्शन में से, किसी सरफेस में से, किसी एरिया में से, उसको फ्लक्स बोलते हैं। जब अपन लोग फ्लक्स की बात करेंगे तब उस सेक्शन का जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ब्लैक वाले मार्कर से मैं एरिया को, जो कि परपेंडिकुलर है, इस रेड वाली सरफेस से परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको। ठीक है ना, एरिया वेक्टर सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और रेड वाला एरो किसका है? करंट की डायरेक्शन है। ठीक है,
करंट की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल सपोज कैसा है, थीटा है। तो जो करंट डेंसिटी है उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं अपन लोग I/a cos थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0। कब, जब करंट जो है वो सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आप यदि इसको 0, इसको डिफाइन करने के लिए अपन लोग इसको 0 बोल देते हैं, सिर्फ डिफाइन करने के लिए, इसका 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका यूनिट है भाई एम्पियर/मीटर स्क्वायर, और आप इसको डिफाइन करने के लिए बोल सकते हो कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट विच इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, थ्रू ए सेक्शन, ठीक है ना, ऑफ यूनिट एरिया। इसको भी अपन ने यूनिट बोल दिया, और अपन ने कॉस थीटा को भी यूनिट बना दिया। कॉस थीटा को यूनिट क्या बोल के बनाया अपन ने, परपेंडिकुलर निकल के जा रही है वो करंट जो है ना वो सेक्शन के साथ परपेंडिकुलर निकल के जा रही है। तो ऐसा करके आप ये समझ नहीं लें कि इसका परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा करके और आगे बात करते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बात नहीं है, कभी बात करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो बात करेंगे इसकी। ये ज़रूर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी जिसको जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ वेक्टर तो लगाया नहीं, लेकिन डिफाइन करने के, जब डिफाइन कर रहे होते हैं अपन लोग, तो कई बार अपन लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेक्टर नहीं है, एरिया को छोड़ करके कोई वेक्टर नहीं है, इसको आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं I=JA cos थीटा। अब आप बड़े आराम से, शान से इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, J, ठीक है ना, I=J.A या DA स्मॉल एरिया में से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होकर जा रही है, जो आप इसको इंटीग्रेट करके और टोटल करंट निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं। ये सब मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अपने एक मेन, इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आएंगे। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, एक कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स की सीरीज है। उस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर के फंडामेंटल में कई सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। उस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुनो ध्यान से, एक छोटी सी कहानी है जो अभी भी मैं सुना रहा था और बीच में ब्रेक हो गई, बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स आ गए, डेफिनेशंस आ गई। ये क्या है, एक कॉपर का वायर है, ठीक है, और इसके अंदर ये कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो कैसे मोशन कर रहे हैं, तो आप कहोगे वो तो रैंडम मोशन करते हैं, उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, रैंडम मोशन करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब क्या, तो क्या ये करंट है, तो आपने कहा कि नहीं, रैंडम मोशन होने को थोड़ी बोलते हैं करंट, एक खास डायरेक्शन में चले तो बोलेंगे करंट होगा। तो फ्री तो है, पर कोई भी चीज़ फ्री है तो मतलब थोड़ी कि चल देगी। एक बगीचे में पत्ते पड़े हुए हैं फ्री, पेड़ से टूटे हुए, थोड़ी कैसे चल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, हवा चले तो चल देंगे। हवा कैसे चलाए भाई, इनके ऊपर, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगाकर चलाना पॉसिबल है। ये फॉर्मूला है जो इस चैप्टर की कह सकते हो चाबी है। इस फॉर्मूला, ये चाबी पैदा कहाँ हुई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। बाकायदा अपन ने खूब काम में लिया है इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और सोचो कि ये करंट वाले चैप्टर की चाबी है, F=Q। ये चाबी क्या, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक Q चार्ज को फोर्स लगा के यदि चलाना है, मैं तो इस चैप्टर की नज़र से बोल रहा हूँ, इसको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एक Q चार्ज, कौन है वो Q चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आपको चलाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से क्या होगा, उसमें फोर्स लगेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री बैठा हुआ है, फोर्स लगाओगे तो चल पड़ेगा। फोर्स से क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और उससे के बाद वो वेलोसिटी गेन कर लेगा, वो चल पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होता है, ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से होता है, दोनों एक दूसरे से पैदा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, दोनों साइमल्टेनियस पैदा होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा करें भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मनाही करी हुई थी, वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूरी है चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो आप मैच्योर हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा और समझाने लग जाएगा। यहाँ पे जो है बेशक ये कंडक्टर है, और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना हुआ था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन वो तो केवल चार्ज के रुके हुए की कंडीशन की बात थी। यहाँ तो चार्ज को फ्लो कराना है। चार्ज फ्लो होगा ही कब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने पे, चाहे वो कंडक्टर के इनसाइड का हो चाहे आउटसाइड की बात हो। चार्ज को फ्लो कराने के लिए तो भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी कोई चीज़ है क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के ही काम आती हो, उसका मूल काम ही हो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और वो है सेल। आपके माइंड में क्या आया कि भैया सेल कनेक्ट कर दो, तो यूँ मत कहना तुम लोग, ये तो हमारे को पहले मालूम होता है कि करंट फ्लो करानी है, तो हम लोग पहले बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करके कि सेल लगा दो जी, सेल लगा दो। ये बहुत देर से घूम के आए, इतनी देर बाद। तो आप इसको यूँ समझो कि सेल क्या करता है। एक मैं सीरीज बना रहा हूँ आपके साथ, इरेज कर देते हैं इसको, वापस उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं कि आपने क्या किया, सेल ज्वाइन किया, इस कॉपर वायर कंडक्टर वायर के दोनों तरफ सेल ज्वाइन किया। सेल क्या होता है डिटेल में तो इस चैप्टर के एंड में ही बता पाऊंगा, इसे बीच में अपन लोग फैला नहीं सकते। सेल ने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल के पास में वो कैपेसिटी आई कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने की, जब सेल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पता पड़ेगा। फिलहाल तो थोड़ा सा वर्ड जान लो कि उसको ईएमएफ बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय अ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया सेल ने, जो कि उसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या पैदा किया, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ने फील्ड पैदा किया। ये फॉर्मूला बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। ये फॉर्मूला बोल रहा है भाई कि फोर्स से एक्सेलरेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगने से एक्सेलरेट होंगे। और ये फॉर्मूला बोल रहा है भाई कि, सुना है क्या ये आपको कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो 9th में सुन लिया था, ये तो 11th में सुन लिया था। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, ठीक है। इसके अंदर यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग इसको अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेट करो। तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी यू से बन करके वी हो जाएगी, वेलोसिटी बनेगी, और ये चलेंगे एक खास डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे। चलेंगे तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोशन, और फिर करंट चालू। ठीक है, ये चलेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, करंट, करंट फ्लो होने लगे। तो एक सेल जब सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं तो ऐसे करके और स्टेप्स में काम होता है, तब जा करके और करंट का फ्लो चालू होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, जिसका फंडामेंटल रीजन कौन है, सेल के द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज का फ्लो है, यानी कि करंट है, उसको अपन लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। वो मोशन, चार्ज का वो मोशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन।
तो आप कहोगे क्या फिर और भी कोई तरीके होते हैं क्या? वो फिर जब आएगा तभी पढ़ेंगे, अभी बीच में फैला नहीं सकता मैं, ठीक है ना। और भी होते हैं, और भी कई तरीके हैं जो चार्ज को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो आगे बात करें। देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जब चल के जा रहा होगा तो अपने रास्ते में एटम्स होंगे, उनसे कोलिजन करके जा रहा होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं पूरे चैप्टर के अंदर जहां जहां तक मेरा बस चलेगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मेरे मोबाइल की बैटरी गड़बड़, ओके अब चार्ज हो गया। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स को रेड डॉट से शो कर रहा हूं और एरो क्या है, इनके चलने की डायरेक्शन है, ठीक है। किधर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो काफी फंडामेंटल टॉपिक है, इसलिए मैं जो है मेन रोड पे चलता चलता थोड़ा बहुत कभी नीचे उतर गया, कभी फिर इधर छोटी रोड, मतलब इधर उधर की डिस्कशन जो है ना वो पॉसिबल है, वो फिर उसको नहीं करूँ तो रहा भी नहीं जाता उस, फिर प्लेन में पढ़ा दूँ फिर तो आप बुक ही पढ़ लो ना, फिर मेरे पास वीडियो देखने का ही को आया, ठीक है। सेल जो है ना उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से खींच रहा है, आओ आओ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से धक्का मार रहा है कि जाओ जाओ। पाइपलाइन में ऐसा कौन होता है इसके जैसा बंदा? पंप पानी पैदा करता है ना, पानी को पुश करता है। सेल इलेक्ट्रॉन्स को पैदा नहीं कर रहा, पुश कर रहा है। उनको क्या दे रहा है? जैसे पानी को वो क्या देता है, पंप प्रेशर दे दो, चाहे कह दो एनर्जी दे रहा है, वो प्रेशर भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो पंप जैसे पानी को प्रेशर या एनर्जी दे रहा है, ऐसे ही ये सेल अपनी केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक या जो भी एनर्जी है वो दे रहा है। इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए उनको वेलोसिटी वाली एनर्जी दे रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। सेल के पास वो एनर्जी कहाँ से आई? वो अपनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन से वो एनर्जी कंज्यूम पैदा हो रही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स के पास में वो जो मोशनल एनर्जी मिल गई, जिसको आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अब एनर्जी कौन सी आ गई, वो चलने वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। उस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को आप क्या नाम देते हो? करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हमारे लिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में जाके देखो तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में चलने की एनर्जी कहाँ से आई? सेल के इस प्रोग्राम की वजह से आई, ठीक है ना। ओके, मतलब उसकी वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन की u थी, बाद में सेल की वजह से बढ़ करके और v हो गई, u से बढ़ करके v हो गई। वापस आए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे करके और एटम्स के साथ कोलिजन करते 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने एटम के ऊपर प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि आप जानते हो कि एटम में स्टार्टिंग में क्या था? 29 प्रोटॉन थे, 29 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल चार्ज कितना था? 29 प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना होता है? प्लस 29 ई। 29 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस 29 ई। टोटल कितना? 0। और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फ्री होकर के भाग गया। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? सॉरी, अब पूरे एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? प्लस 1 ई। तो मेटल्स के अंदर जो कॉपर के एटम्स हैं वो आयोनाइज होकर के बैठे रहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स, जो भी बॉन्ड होगा पता नहीं कौन सा होगा, उसके अंदर बंधे हुए रहते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
उनका इलेक्ट्रॉन निकल के और उनके आसपास में घूमता रहता है। ठीक है, ओके। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज, जिनका पॉजिटिव चार्ज होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूं करके, और ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या कर रहा था, यूं रैंडम मोशन कर रहा था ऐसे। कब? जब सेल कनेक्ट नहीं किया था। इससे पिछले डायग्राम के अंदर जैसे ही सेल कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स अब आगे बढ़ने लग गए, लेकिन उन्होंने कोलिजन वाला जो स्टाइल है अपना वो नहीं छोड़ा। मैं उस डायग्राम को यहाँ सेपरेट बना देता हूँ, यहाँ पे नहीं बना सकता मैं, ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम खराब हो जाएगा। देखो इसको जरा नोटिस करो, आपने सोचा कि ये थोड़ा थोड़ा कभी कभार इधर भी जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से चालू हुआ और करते 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 आगे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन केवल आगे बढ़ रहा है ऐसा नहीं करा मैं, यूं नहीं चल रहा है, ये यूं सीधा ऐसे नहीं चल रहा है ट्रेन की तरह से, ये ट्रेन की तरह से नहीं चल रहा, ये बारातियों की तरह से चल रहा है। ट्रेन ऐसे चलती है सीधी, वापस जाती है, कभी इधर उधर जाती है नहीं, बाराती थोड़ी सीधे चलते हैं, ठीक है ना, परेड थोड़ी है, बाराती हैं, बाराती चलते हैं ऐसे यूँ रैंडम। लेकिन एक एक जगह पर थोड़ी चलते रहते बाराती, एक एक जगह पर कौन कर चलता रहता है, जैसे एक्वेरियम में मछलियाँ, एक्वेरियम में मछलियाँ कैसे चलती है, ऐसे कौन चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कब? जब सेल कनेक्ट किया हुआ नहीं था। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब सेल कनेक्ट किया हुआ नहीं था तो कैसे चल रहे थे, एक एक जगह पर ये रैंडम मोशन कर रहे थे। जैसे सेल कनेक्ट किया, अब ये रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस आगे बढ़ने को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। इनका ये जो रैंडम मोशन है यू 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 यू, ये किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, और एक्सप्लोर करेंगे अपन लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुने, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये कौन है, तो आप तुरंत बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ये वो वेलोसिटी है जो एक्सेलरेशन के बगैर है। v इक्वल टू यू प्लस AT, इस एक्सप्रेशन के दो पार्ट हैं। दिस इज द वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग एक्सेलरेशन and this is the part of the velocity, it is the fraction, that fraction of velocity which is due to acceleration। इसमें कोई गलत नहीं है, आपको फील हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है का मतलब ये वो वेलोसिटी का वो पार्ट है जो एक्सेलरेशन की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आया है। और एक्सेलरेशन के वजह से, एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, सेल की वजह से है। एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला कौन है, चेन को पकड़ते पकड़ते पहुंच गए आप सेल के पास, सेल की वजह से है। ये इस वेलोसिटी के, इलेक्ट्रॉन की जो ये वेलोसिटी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका ये वाला पार्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल। तो क्या उसके पहले इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा था, चल रहा था। ये कौन है जो एक्सेलरेशन के बगैर भी था, और वो कौन है, टेम्परेचर की वजह से, जिसका फॉर्मूला आपने बताया था U इक्वल टू 3kT/m, जिसका नाम क्या दिया अपन ने, थर्मल। ये थर्मल वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास में हमेशा रहता है, सेल कनेक्ट करने के पहले भी बाद में भी। क्यों, टेम्परेचर तो हमेशा रहता है, टेम्परेचर कभी स्विच ऑफ स्विच ऑन थोड़ी रहता है, टेम्परेचर तो हमेशा चारों तरफ फैला हुआ है, ये तो हमेशा कायम रहता है, सेल कनेक्ट करने के पहले भी था, और ये केवल सेल से पैदा हुआ। देखो अपन लोग जो है इसको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बोलना बंद करें। अपन लोग 9th 10th, अपन लोग काइनेमेटिक्स में नहीं है, अपन लोग अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि ये वो वेलोसिटी है जो पहले से था और टेम्परेचर की वजह से था, ये थर्मल वेलोसिटी है, और ये सेल की वजह से पैदा हुआ वेलोसिटी है, ठीक है। और दोनों का टोटल आया तो क्या हुआ, अब ये फाइनल वेलोसिटी है जो अब इसे
चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अब इस समय इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन कर रहे हैं, एक तो थर्मल मोशन ये वाला, और एक सेल की वजह से मोशन। सेल ने क्या किया, फोर्स लगाया जो कि एक खास डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ दिस कॉपर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, कंडक्टर के अंदर। करंट फ्लो में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, घबराओ मत। इसी की वजह से तो पूरा खेल चालू है, इसी की वजह से तो पूरा करंट फ्लो चालू हो रखा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का साइन कैसा है, माइनस। क्यों, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास में दो तरह के मोशन है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से आगे बढ़ने का मोशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन, जिसका वैल्यू ये है AT। और एक पहले से था टेम्परेचर की वजह से, जिसका नाम है थर्मल मोशन। इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी दो तरह के मोशन है, थर्मल मोशन एंड ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है ना। बैटरी को स्विच ऑफ कर दो, थर्मल मोशन तो रहेगा क्योंकि टेम्परेचर तो रहेगा, और बैटरी को ऑन कर दो तो दोनों तरह के मोशन लेकर के और इलेक्ट्रॉन आगे चलता है। यानी कि आप इसको बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो एक बाराती की तरह से, कि जैसे बारात के अंदर जो लोग चल रहे होते हैं, रैंडम मोशन भी कर रहे हैं कि बारात में बिल्कुल डांस कर रहे हैं यूं 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 करके, और लेकिन आगे भी बढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पर डांस करते रहते हैं और दूल्हा बोला कि भैया मैं तो अभी ऐसे रह गया, मैं तो आगे भी बढ़ रहे होते हैं, मैरिज लॉन की तरफ आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, सारे बाराती स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते। ऐसा भी नहीं कर रहे कि सब बढ़ी नहीं रहे, केवल एक जगह पर डांस करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते। रैंडम मोशन करते 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 आगे बढ़ते हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मोशन करते हैं। वो तो रैंडम मोशन है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्मल मोशन। उनकी स्पीड कैसी होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ये अभी कैलकुलेट करेंगे अपन लोग। ये बहुत ही स्लो होती है, वो थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसको अभी आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को अपन लोग इरेज कर देते हैं और केवल इतना सा हिस्सा रख लेते हैं, इससे मेरे को मतलब है, ठीक है ना। पूरा प्रोग्राम बताने से मतलब नहीं, खूब सारे एटम्स बताने से ज़रूरत नहीं, बस जरा सा एक सेगमेंट ले लिया मैंने, इस पे बात करें, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए ये कौन है, स्टेशनरी कॉपर के एटम्स हैं, और इनके पास में से कोलिजन करता हुआ इलेक्ट्रॉन चला गया। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जा रहा है, ये यूं आया, कोलिजन किया और आगे बढ़ गया, ठीक है। मान लो इस एक सेगमेंट में इस तरह के जो है सेगमेंट्स ऐसे बहुत सारे होंगे, उसके जर्नी में करोड़ों 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 होंगे। इस सेगमेंट के अंदर अपना वेलोसिटी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यू वेलोसिटी से, और एंड में जाते जाते उसकी वेलोसिटी हो गई v। स्टार्ट करी थी उसने यू वेलोसिटी से, और एंड में जाते जाते उसकी वेलोसिटी v हो गई। कितना वेलोसिटी में गेन किया उसने, 80। u तो पहले से थी, 80 और ऐड हो गई रास्ते में, और बन गई कितनी, u + 80 यानी कि v, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा उसको, t टाइम लगा। व्हाट इज t, इट इज द टाइम टेकन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कोलिजन से नेक्स्ट कोलिजन तक इलेक्ट्रॉन को जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं अपन लोग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। वर्ड का मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करो, जो है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम। अब अपन लोग क्या करते हैं, ये जो वेलोसिटी है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है,
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी कंडीशन में, जब अपन ने एक्सेलरेशन अप्लाई किया हुआ है विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह कौन है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक्सेलरेशन पैदा करने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको बोलते हैं अपन लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का फाइंड आउट करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है अपने को, ठीक है। अब एक काम करें अपन लोग, क्या एक सिंगल कोई सा इतनी भीड़ में से एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल के थोड़ी लाएंगे अपन लोग। जब बहुत सारे लोगों का एक डेटा चाहते हैं अपन लोग तो क्या करते हैं, एवरेज आउट करते हैं। एवरेज जो कर रहा हूँ ना उसके अंदर आप टेंशन मत लो कि एवरेज क्यों कर रहे हो। यदि आपकी क्लास में एक 12th क्लास है, 12 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं उसके अंदर, और मैं जानना चाहता हूँ कि एक 12th क्लास का बच्चा क्या उम्र का होता है, तो मैं एक बच्चे को थोड़ी पूछ के चला जाऊँगा कि तेरी उम्र क्या है और चला गया। क्या करूँगा, मैं एवरेज निकालूंगा सबका, ठीक है ना, और फिर फाइनल जो एवरेज आएगा वो मैं उस पर कंक्लूजन करूँगा भाई 12वीं क्लास का बच्चा जो है वो इतने साल का होगा। वी डी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn। V1 क्या है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, सेल कनेक्ट करने के बाद। ये क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन की, n इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज हैं, उनका वेक्टर एवरेज, वेक्टर फॉर्म में उनका एवरेज, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। Vd, D फॉर ड्रिफ्ट। V का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, U प्लस 80, U प्लस 80, U प्लस 80। इसमें 1 2 3 किसके लगाऊं, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग है या, ठीक है, उनके लगाओ। तो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं F इक्वल टू QE, और जो Q है उसको अपन लोग स्मॉल e लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अपन लोग पहले दिन से स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है आपके पास, उसके अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके ऊपर सेम लगा हुआ है, चार्ज और मास सबका सेम है, बस ए पर 1 2 3 नहीं लगाऊंगा, बाकी लोग सबके सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। और वेक्टर वाला जो एरो है उसका जरूर ध्यान रखें, इसको आप इग्नोर नहीं करें, नहीं तो ये आपको बहुत गड़बड़ कर देगा। ऐसे करके, और फिर क्या करा अपन ने, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, इनको अपन ने इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट में, और बाकी लोगों में से कोई कॉमन आ गया। यस, कौन आया कॉमन, A T1 प्लस T2 प्लस, अभी भी अपन ने किया था जस्ट इस डायग्राम को मिटाने से पहले वाले में, क्या कि ये जो थर्मल वेलोसिटीज हैं इनका वेक्टर सम 0 होता है, क्योंकि इनके रैंडम होने की वजह से कोई न कोई किसी न किसी से अपोजिट है, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। फाइनली क्या बच गया, Vd का फॉर्मूला क्या आ गया, यहां लिख लेते हैं। Vd का फॉर्मूला आ गया A T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि कुछ नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय n, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। किस चीज का एवरेज है, इनका नाम क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आप इसको T बोलो चाहे टाउ बोलो, वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर कि वो क्या चाहता है। तो आप टाउ बोलेंगे इसको, टॉर्क मत समझ लेना, ये टाइम है, एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है। ये एवरेज की वजह से स्पेशल अपन ने लेटर देने की कोशिश करी। ए का वैल्यू क्या पुट करा अपन ने, ई अपॉन एन, ठीक है।
यदि आप इसको एरो हटा देते हो, का मतलब एरो हटाने का मतलब मैं अब स्केलर फॉर्म में बात करना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले का स्केलर फॉर्म है। एरो हटाया तो माइनस साइन बटा दिया, क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के चलने की डायरेक्शन माने वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और एक परंपरा है कि करंट की डायरेक्शन किधर लिया करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, या कहो पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में। लेकिन अपना चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के चलने की डायरेक्शन अपोजिट हुआ करती है। कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, ई और टाउ और एम को इकट्ठा करके लिख दिया। नोट्स देख के बताओ भाई, क्या इस राउंड जो कर दिया ना, इसका वैल्यू, इसका नाम क्या है, म्यू। वी डी इक्वल टू म्यू ई। म्यू का फॉर्मूला क्या, मतलब किसको मैंने बोला म्यू, इसको बोला मैंने म्यू। यहां से म्यू का फॉर्मूला एक और बन रहा है, वी डी अपॉन। ठीक है, म्यू का नाम क्या, मोबिलिटी। इसका मीनिंग क्या, वेट करो, मीनिंग भी बताता हूं। ठीक है, म्यू का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो बात पूरी आराम से करते हैं अपन लोग। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी किसकी होती है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज कैरियर बोलते हैं इनको, चार्ज को कैरी करने वाले। अभी एग्जांपल में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में Na+ और Cl- भी हो सकते थे चार्ज कैरियर के रूप में, और सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल भी होते हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर की होती है मोबिलिटी, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, उस चार्ज के, उस पार्टिकल के चार्ज पे, मास पे और रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, अभी बात करेंगे, आपके नोट्स में भी सब कुछ है। ठीक है, और होता क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है। यहां से मैं इसकी डेफिनेशन को बनाऊंगा और इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। सोचो कि एक चार्ज कैरियर है, ठीक है, सपोज वो फ्री, अभी एग्जांपल कौन है उसका, फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे चल रहा है, तो आप कहोगे वो कैसे चल रहा है, वो वेलोसिटी उसमें कहाँ से आई, बोले एक्सेलरेशन से आई। एक्सेलरेशन कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एफर्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेलोसिटी नाम के रिजल्ट को पाने का एफर्ट है। ड्रिफ्ट मोशन क्या है, रिजल्ट है, उसका प्रयास, उसका एफर्ट कौन था, कि आपने सेल के द्वारा पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिजल्ट क्या निकला, वेलोसिटी, जिसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप बताओ कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से बड़ी तेज वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, यदि, मैं ये नहीं कह रहा कि कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ यदि स्मॉल एफर्ट से, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से यदि बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज रिजल्ट आ जाता है, तो आप उसको क्या कहोगे कि उस चार्ज कैरियर को चलाना आसान रहा या मुश्किल रहा। सोचो, स्मॉल एफर्ट से लार्ज रिजल्ट निकले, ऐसे टास्क को आप क्या कहोगे, इजी या डिफ़िकल्ट। तो आप अगेन रिपीट हो रही है बात, अभी रिसेंटली हुई थी, आप कहोगे कि बिल्कुल ये इजी है। तो यहीं से तो डेफिनेशन निकल के आ रही है, सॉरी उसका सिग्निफिकेंस निकल के आ रहा है। मोबिलिटी का पूरा नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी रिप्रेजेंट्स द ईज ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से आप चला सकते हो,
कितनी आसानी से चला पा रहे हो, उसके ईज को, उसके ईजीनेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, म्यू का वैल्यू ज़्यादा है का मतलब है उस पर्टिकुलर चार्ज कैरियर को चला पाना बहुत आसान है, वो आसानी से करंट फ्लो में इन्वॉल्व हो जाएगा। म्यू का वैल्यू ज़्यादा कब होता है? जब मास उस पार्टिकल का कम हो। लाइटेस्ट पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसी एक्सपेक्ट करते हो? ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है। और जो यूजुअली आयंस हैं उनकी मोबिलिटी कम होती है क्योंकि वो बड़े भारी होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का मास जो है वो तो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, क्लोराइड का और भी ज़्यादा होता है। तो क्लोराइड और सोडियम में कंपैरिजन करने को बोलूँ तो क्लोराइड में और सोडियम के आयंस का जो चार्ज है तो बराबर होगा, लेकिन सोडियम का मास कम होता है और क्लोराइड का तो ज़्यादा होता है। सोडियम का तो 23 आई थिंक होता है और क्लोराइड का 35.5 होता होगा। तो क्लोराइड भारी होता है, मास ज़्यादा होता है, तो उसकी मोबिलिटी जो है वो कम होती है। और आप वैसे भी कॉमन सेंस से जानते हो कि जो हल्का होता है वो जल्दी ही चलने को आतुर होता है। एक हल्का बंदा है, ठीक है, उसको बोलो कि तू भाग ले तो तुरंत भाग जाएगा उठ करके। और यदि कोई बंदा भारी है तो उसको कहोगे कि तू भाग ले तो पहले तो वो बोलेगा हैं क्या बोल रहे हो, फिर बैठा होगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलने को लगेगा, वो टाइम लगाएगा। ठीक है ना। जो चल पाने की, जो मोबाइल होने की टेंडेंसी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा आसानी से वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो में सबसे आसानी से चलाया जा सकता है इन कंपैरिजन टू अदर कौन? प्रोटॉन या आयंस के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा भी था आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक सीरीज़ है, उसका ये पहला टॉपिक है। वो पहला टॉपिक हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, आपको फॉर्मूला आ गया। उसके अंदर एक बंदा आ गया था, क्या नाम है इसका? मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, जिसकी अपन ने बात करी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो कंडक्टर है, वापस ले आओ इसको, जिसकी बात कर रहे थे अपन लोग बहुत पहले से। इस कंडक्टर को अपन ने क्या अवेलेबल कराया? V वोल्ट का सेल, L लेंथ का कंडक्टर को V वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया था। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन से दो पॉइंट? जिनके बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंटों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दो पॉइंटों के बीच का ये डिस्टेंस है। और उन दोनों पॉइंटों के बीच में जो रीजन है, उस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अभी मैंने क्या किया? एक फॉर्मूला को मैंने डिस्क्राइब किया है, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप फॉर्मूले को वर्ड्स में, सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तभी तो आपका दोस्त बनेगा। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। इस रीजन के जो एंड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। उन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डेल आर की जगह मैं इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही रिप्रेजेंट करके काम चला लूँगा। पिछले चैप्टर्स के अंदर अपन लोग V बोल रहे थे पोटेंशियल के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेल V बोला करते थे। यहाँ पर अब पोटेंशियल कभी कभी आएगा, ऐसे बार बार नहीं आएगा। यहाँ पर मोस्टली पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा, इसलिए डेल V बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही काम चला लेंगे। और डिस्टेंस कितनी है उन दोनों पॉइंटों के बीच में? L। ठीक है। तो अपन लोग जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पुट करेंगे? V अपॉन L, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। अब बहुत कुछ अपने को इरेज कर देते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ इकट्ठा हो गया, कचरा भी है, कुछ कचरे के जैसा हो गया, पुराना माल पड़ गया जो कचरा है अपने लिए। एक फॉर्मूला आ गया अपना, और वो क्या है? Vd इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा लिखो, वेलोसिटी को स्मॉल में एक्सप्रेस करते हैं।
ई टाउ अपॉन एम, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी अपॉन एल। ये बॉक्स में माल तैयार हो गया, ठीक है, साइड में रख दिया आपने। अभी तक के 1 घंटे की मेहनत। आगे नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर ये क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है ना वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना तेज चलेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये आपके कॉमन सेंस में आनी भी चाहिए कि हाँ, जितना भयंकर एफर्ट करेंगे उतना तेज रिजल्ट निकलेगा। इलेक्ट्रॉन चल क्यों रहे हैं? वोल्टेज लगाने की वजह से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वो जो नंबर डेंसिटी था, कौन? नंबर अपॉन वॉल्यूम और करंट के बीच में अपन लोग कनेक्शन करते हैं। अपना टारगेट क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी या नंबर डेंसिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी से। अभी भी अपन ने पढ़ लिया है शुरुआत में, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में नंबर्स। और जरा मेरे को इस पर्टिकुलर जो सिलिंड्रिकल, जो भी कोई सेक्शन है सिलिंड्रिकल शेप का है कंडक्टर, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? AL। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप कह रहे हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर क्या है? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू होता है A इंटू एल, वॉल्यूम इक्वल टू A इंटू एल। यहाँ से आपने एन का वैल्यू क्या निकाल लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन ए एल, हटा दें, बोलो जी ये क्या आ गया? इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका नंबर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बेशक चल रहे हैं, ठीक है, यूं यूं करके चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ओके, करंट का एक्सप्रेशन, करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। कौन सा चार्ज? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज, उन पे चार्ज कितना होगा? एन इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? एन ई। ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। एन का वैल्यू कितना है? ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एल लेंथ में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल लेंथ के वायर में, एन ए एल ई, ठीक है। ये कौन सा वाला चार्ज है? जो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और जो फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एल लेंथ के वायर में, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका चार्ज इतना सारा है। लेकिन मैं जो है ना इन दोनों को, जिसको राउंड कर दिया, अलग नज़र से देखता हूँ। यदि आप इलेक्ट्रॉन को पूछो कि भाई ये एल क्या है, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वायर को पूछो कि भाई एल क्या है, तो वो बोलेगा भाई मेरी लेंथ है ना। और इलेक्ट्रॉन को पूछो तो वो बोलेगा मेरे पाथ की लेंथ है, मेरे चलने का जो रास्ता है ना उसकी लेंथ है, उसको वो वायर की लेंथ काहे को बोलेगा। तो आप समझो इस बात को, एल लेंथ का पाथ यानी कि उसके पाथ की लेंथ है एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम कितना लग रहा है? चार्ज को फ्लो होने में लगा टाइम है, ये चार्ज को फ्लो होने में लगा टाइम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि ये मेरे को इस वायर को क्रॉस करने में लगा टाइम है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल के आया, टी टाइम लगा, उसके पाथ की लेंथ कितनी है? टी। तो ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप क्या बोलना चाहोगे? इसको आप क्या बोलना चाहोगे? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा करके और आपने एक रिलेशन पैदा कर दिया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसको यहाँ रख लेते हैं, सामान बना बना करके इधर NaVd।
अब इस डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको अब थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा स्पीड से जाएंगी, क्यों? क्योंकि फिजिक्स का काम हो गया। अब तो इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले में मिला करके थर्ड फॉर्मूला बना लिया, अब तो फॉर्मूला चलेगा भैया, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अब तेज़ रहेगी। अब समझाने वाली बातें नहीं है, कोई एग्जांपल्स की गुंजाइश नहीं। अब देखें, ये वी डी का वैल्यू यहाँ टिका दूँ, बोलो लिखाओ क्या आएगा, आई का वैल्यू एन ए ई और क्या वी डी की जगह ये पूरा पैकेट यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ई टाउ अपॉन एम कैपिटल वी अपॉन एल, ठीक है। कैपिटल वी को तो एक तरफ छोड़ दो, बाकी प्रोग्राम इधर ले आओ। कैपिटल वी को तो वो इधर ही छोड़ दो, बाकी सामग्री इधर शिफ्ट करके डाल दो, ठीक है। मैं इधर डाल रहा हूँ जी, बोलो एम ऊपर, एल ऊपर, एन नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आएगा, ए नीचे, ई और ई स्क्वायर, इसको घुमा के लिख लें। तो इसको देख करके तुम ये कहोगे कि भैया हमने तो सुना था v इक्वल टू आर इंटू आई, ये आपने क्या लिख दिया नहीं, ये r ही तो है ब्रैकेट वाला बंदा। ब्रैकेट वाला बंदा कौन है? r, v इक्वल टू आर इंटू आई, ये पूरा ब्रैकेट कौन है? r। सुना है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल खूब सुना है, 10th क्लास इसे पास करी थी अपन ने, ठीक है। सो कॉल्ड ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ ये नहीं है, ये तो v और i और r का रिलेशन मात्र है। ओम्स लॉ है I इज प्रोपोर्शनल टू v, इट इज द ओम्स लॉ। v इक्वल टू आर आई। तो आज आपने जिसको नाम सुना था बहुत पहले से कई बार, कौन? रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला आज तुमने अपने आंखों के सामने बनते देखा है। इसका फॉर्मूला ये है। सुन करके अजीब लगता है क्योंकि 10th पास स्टूडेंट होता है ना, उसको ऐसे भाई ऐसा करके और किसी मशीन को मतलब बाहर से देखते रहे, उसको कभी खोल के दिखा दो तो आपकी आंखें फटी रह जाती कि यार इसके अंदर से ऐसी है क्या। तो रेजिस्टेंस अपने अंदर से ऐसा होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ से मतलब मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब इस पूरे ब्रैकेट को आपने क्या बोला? r, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल अपॉन। लेकिन आप यहां से भी तो कर सकते हो कुछ, क्या? r इक्वल टू वी अपॉन आई। तो देखो बार बार हर चीज के दो फॉर्मूले आ रहे हैं। आपने नोटिस किया अभी मोबिलिटी के भी दो फॉर्मूले आए थे। एक तो मोबिलिटी का फॉर्मूला था ई टाउ अपॉन एम और एक था वी डी अपॉन ई। आपको ध्यान है मोबिलिटी का जो फॉर्मूला था ई टाउ अपॉन एम, वो मैंने क्या काम में लिया था? डिपेंड करता है किस पे, ये चेक करने के लिए कि ये किस किस पे डिपेंड करता है। और वी डी अपॉन ई को किस काम में लिया था अपन ने? डिफाइन और सिग्निफिकेंस समझने में और डिफाइन करने में, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ रह गई उसमें, डिफाइन नहीं किया अपन ने, तो अब कर लेते हैं। इसे क्या बात है, याद आ गया तो। और वो क्या है? ये मोबिलिटी का फॉर्मूला था। और आप जानते हो कि हमेशा डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी बुकिश ट्रिक यूज़ करते हैं अपन लोग, है ना। कोई इसमें बहुत ज़ोरदार बात नहीं है कि डिनोमिनेटर वाले को हमेशा 1 बोल देते हैं, 1 को आप 1 नहीं बोलते, यूनिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच कैन बी acquired बाय अ यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जितनी पैदा हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मोबिलिटी की इक्वल होती है। कोई खास बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है इनमें कि आपको सिग्निफिकेंस समझ में आए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के चलने की आसानी को बोलते हैं मोबिलिटी।
इसका यूनिट भी इसी से बनेगा, इसकी डेफिनेशन भी इसी से बनेगी और यूनिट भी इसी से बनेगा। इसका यूनिट का क्या है, मीटर अपॉन सेकंड, और इसका वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है, या न्यूटन अपॉन कूलाम भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। सेम टू सेम ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ये पता लगाने के लिए काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का अपना खुद का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या काम आएगा, रेजिस्टेंस होता क्या है उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, यूनिट बनाने के लिए, और एक फॉर्मेलिटी के लिए, उसकी डेफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशन अलग चीज होती है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या, ये यदि मैं करंट को कर दूं 1 यूनिट यानी कि 1 एम्पियर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। इस बात को आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो जो हमेशा करते आ रहे हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट which voltage that R is equal to that particular voltage which can create 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर थ्रू इट। आपके नोट्स में है या नहीं है ढूंढ लो, पर मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जो ना ऐसी अपने आप में ऐसी पावर आ जाना चाहिए कि आप फॉर्मूले को अपने मन से ही कन्वर्ट कर लो शब्दों में, और आप डेफिनेशन को रटना छोड़ दो। ये फॉर्मूला और क्या काम आ रहा है, डिफाइन करने के काम आ गया, ठीक है। यूनिट बनाने के काम आया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको आप लोग बाद में करेंगे, ओम भी बोल सकते हैं। एक और के काम आ रहा है, वो क्या, इसका सिग्निफिकेंस। अब आप बता दो मेरे को, मैंने इसमें से इन दोनों में से ये तीसरा टॉपिक है जिसके अंदर मैंने एफर्ट और रिजल्ट की कैटेगरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को। तो क्या एफर्ट और रिजल्ट के पेयर में यहाँ भी कोई है क्या? यस, आपको खुद को ये फील होना भी चाहिए कि वोल्टेज कौन है, एफर्ट है बच्चों, और करंट कौन है, रिजल्ट है। देखो वोल्टेज अप्लाई किया, वो अभी एक चेन लिखी थी नहीं यहाँ पे, वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा और फोर्स लगने से वो चल पड़े, इलेक्ट्रॉन चल पड़े, इलेक्ट्रॉन के चलने को बोला करंट, तो करंट इज अ रिजल्ट। और एफर्ट कौन है, वोल्टेज। तो आप बताओ लार्ज एफर्ट करो और रिजल्ट बहुत स्मॉल मिले, लार्ज अपॉन स्मॉल क्या होता है, एक बहुत बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है, तो आप जानते हो कि बड़ा आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस लार्ज कब होगा, जब बहुत ज़्यादा वो वोल्टेज आप अप्लाई करो और करंट थोड़ी सी मिले। ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करो किसी कंडक्टर पे और बहुत कम करंट मिले, मतलब इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकल रहा है कि रेजिस्टेंस, जिसका नाम में ही इसका मीनिंग है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो होने में जो रुकावट है, दिक्कत है, बाधा है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई चीज़ के अंदर बाधा ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एफर्ट के अंदर कम रिजल्ट आपको मिलेगा, बाधा ज़्यादा होगी। तो ये जो है एक नेगेटिव सेंस का फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, जो कि करंट को फ्लो होने में रुकावट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। अपन लोग चलते हैं आगे अपनी, ये मैंने कहा था शुरू में कि ये पूरी एक सीरीज़ है, छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, उनकी एक सीरीज़ है, और अपन लोग सीरीज़ के अभी मिडल 50% को क्रॉस कर गए, उस तब जाकर के एक डेरिवेशन पूरा होगा, और ये बात कहना चैप्टर का पूरा होगा, फर्स्ट टॉपिक पूरा होगा इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं। इस ब्रैकेट को आपने क्या बोला, रो। आप ये कहोगे ये क्यों बोला, भाई बोल दिया मैंने, मेरी इच्छा हो गई, बोल दिया। शॉर्ट इसको इकट्ठा करके, क्लब करके, इकट्ठा करके बोलने की इच्छा हो गई। रो, नाम क्या है भाई, ये फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास में सुना है। नाम क्या है रो का, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका नाम।
रो इक्वल टू क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये जो है इतना इतना हिस्सा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में इतना इतना हिस्सा। अब आपको इसी को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि यही है जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और एरिया, ये साइज, ये कौन है, जो रेड मार्कर से मैं राउंड कर रहा हूँ वो कौन है, ये साइज से रिलेटेड पार्ट है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का वो हिस्सा जो साइज से रिलेटेड है और ये मटेरियल से रिलेटेड है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो मटेरियल से रिलेटेड हिस्सा है उसको अलग निकाल के अपन ने कह दिया रो, और बोला क्या, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगेन यहां से भी तो आप रो का फॉर्मूला ला सकते हो बना करके, ए ऊपर, एल नीचे। अगेन वापस वही दो कैटेगरी आ गई। एक फॉर्मूला आपको बताएगा कि रो का वैल्यू डिपेंड किस किस पे करता है, एम एन ए, ठीक है ना, इन पे करता है। रो का वैल्यू का डेफिनेशन देना हो, इसकी सिग्निफिकेंस समझना हो, इसकी यूनिट बनानी हो, यूनिट तो बना लेते हैं, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। यूनिट तो बना लो भाई, आर का यूनिट क्या है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर बन गया यूनिट। तो यूनिट तो बन गया, बड़ी बात नहीं है। यूनिट तो डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, वही हमेशा का काम। आपने लेंथ और एरिया को बोल दिया 1 1। ये जब भी 1 1 बोल रहे हैं ना, समझ लो कि ये 1 1 होना जरूरी नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं भाई। पहले दिन से चालू हुए थे अपन लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। इसका मतलब नहीं कि साहब वो कोई चार्ज का 1 कूलाम होना जरूरी है, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। आप दुकान पे जाओ और बोलते हैं चीनी का पैसे पता कितना है, वो बोलेगा 50 रुपये पर केजी। इसका मतलब नहीं उसके पास 1 ही किलो है। आप उस दुकान वाले से पूछोगे यार तेरे पास 1 ही किलो है, इतनी बड़ी दुकान है ना, क्या तो 2 किलो नहीं देगा क्या मेरे को? तो वो तो केवल एक बोलने के लिए बोलते हैं, स्टाइल है वो तो बोलने का, और ठीक है ना। वापस आए तो भाई, और तो रो का वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगा कब, जब आप ए और एल को यूनिटी डिक्लेयर कर दो। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हुज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर टेकन यूनिटी। इसको भी विदा कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला किस में है, इसमें है समझाने लायक। क्या मसाला है भाई, कि रो का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है। मैं अलग अलग कलर से लिखना चाह रहा हूं इनको। मैंने ये 2 बंदे इसलिए लिख दिए रेड कलर में कि ये तो लगभग कह सकते हुए कांस्टेंट है, माने अपन लोग केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। चार्ज कैरियर के रूप में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे कॉपर के हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम में है, चाहे वो गर्म कॉपर में है, चाहे ठंडे कॉपर में है, गर्मी में ठंडी में, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मास और चार्ज है वो तो सेम रहेगा। लेकिन ये जो बाकी लोग बच गए ना ब्लैक वाले, ये अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर और मटेरियल के अलग अलग होते हैं। इसको अपन लोग डिटेल में अच्छी तरह से तबीयत से अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्या, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टिविटी डिपेंड, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस और मटेरियल के जो डिपेंडेंस है वो तसल्ली से बाद में और करेंगे, ठीक है ना। अभी अपन लोग जस्ट एक डेरिवेशन का पार्ट एक्सप्लेन करने के ऊपर जा रहे हैं, और ठीक है। तो ये एक लंबी सीरीज थी बच्चों, और इसके अंदर और चलते चले जाएं चलते। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग करेंगे ओम्स लॉ। उसका अपन लोग एक पार्ट तो कर चुके, कौन सा, V इक्वल टू आर आई, इसका डेरिवेशन तो हो ही गया। दिस इज सो कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, जबकि ओम्स लॉ नहीं है। खैर, तो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है ना, और वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अपन लोग
इसको यहीं कर देते हैं बाय बाय, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो करेंगे अपन लोग ओम्स लॉ, और तब तक के लिए बाय बाय।